गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है विकारी शब्द विशेषण। बच्चों, हर प्राणी, वस्तु और स्थान की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे चतुर सियार ने शेर का इरादा भांप लिया था, वह लंबे पेड़ के पीछे छिप गया। शेर भी घने जंगल की ओर चला गया। इन वाक्यों में जैसे चतुर शब्द सियार यानी कि प्राणी की विशेषता बता रहा है, जबकि लंबे शब्द पेड़ या वस्तु की और घने शब्द जंगल यानी कि स्थान की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। कुछ वाक्यों में विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता है, जबकि कुछ वाक्यों में इन्हें विशेष्य के बाद में लगाया जाता है। अब विशेष्य से पहले लगाने वाले यह उद्देश्य विशेषण और बाद में लगने वाले विधेय विशेषण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, उसके सामने खड़ा डाकू भयानक था। यहाँ पर यह विधेय विशेषण है क्योंकि डाकू के बारे में बताया गया भयानक, लेकिन भयानक बाद में लगा है। ठीक है, तो ये उद्देश्य में लगा है तो इसलिए उद्देश्य विशेषण हो गया ये। और दूसरा सेंटेंस है, उसके सामने भयानक डाकू खड़ा था। अब यहाँ पर उद्देश्य में डाकू के पहले भयानक लगा है तो ये उद्देश्य विशेषण हो गया। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे उसने गहरे लाल रंग की कमीज पहनी है, उसकी सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा टल गया। इन वाक्यों में गहरे और बहुत शब्द जो हैं वो विशेषण है, जो क्रमशः लाल और बड़ा विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं इसको। अब सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं, हाथी मीठे गन्ने खा रहा था। गुणवाचक विशेषण जिन गुणों की विशेषता बताते हैं वे कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे रंग रूप बोधक, जैसे सुंदर, गोरा, काला, सांवला आदि। गुणबोधक जिनमें गुण बताए जाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, आलसी, परिश्रमी आदि। फिर कुछ होते हैं आकार बोधक, जैसे छोटा, लंबा, पतला, गोल, मोटा, चपटा आदि। कुछ होते हैं देखो अवस्था बोधक, जैसे कमजोर, बलवान, अमीर, गरीब आदि। और फिर आते हैं स्थान बोधक, जैसे ग्रामीण, शहरी, भारतीय, विदेशी, पश्चिमी, पूर्वी आदि। फिर कुछ होते हैं स्पर्श बोधक, जैसे गर्म, ठंडा, मुलायम, कठोर, है ना। फिर कुछ आते हैं स्वाद गंध बोधक, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, सुगंधित, बदबूदार आदि। फिर कुछ विशेषण होते हैं जिनसे हमें स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं स्थिति बोधक, जैसे टिकाऊ, ताज़ा, बासी, नया, पुराना आदि। फिर कुछ होते हैं दोष बोधक, जैसे आलसी, बेईमानी, मूर्ख, कृपण। तो ये जो हैं ये दोष होते हैं। आलस होता है ना, आलस को दोष बोलते हैं हम कि अच्छी बात नहीं होती आलस, बेईमानी भी अच्छी बात नहीं होती, तो ये दोष बोधक कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं, हमारा दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने 3 लीटर दूध खरीदा। अब इसमें मात्रा का संकेत मिल रहा है हमें, है ना, कि कितने लीटर दूध, कितनी मात्रा है, 3 लीटर है। पिंटू 1 किलो नमक दे दो, ये तौल संकेतक है ना। इसमें तौल का संकेत दिया जा रहा है कि 1 किलो, 2 किलो नमक।
है ना। फिर वह 10 मीटर कपड़ा ले आया। अब ये है माप, माप का संकेत कर रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद भी होते हैं, जैसे निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, जब विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध होता है तो वह निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे बनिए ने उसको 40 किलो चावल बेच डाले, तो निश्चित तौल है कि 40, पक्का 40 है ना। कमीज के लिए 2 सेंटीमीटर कपड़ा कम पड़ गया, तो निश्चित परिमाणवाचक है, यानी कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर कम पड़ा है ना। मेरी गाय 3 लीटर दूध देती है, तो निश्चित तौर पे है कि हाँ नापा हुआ है, बिल्कुल परिमाणवाचक है, बिल्कुल, है ना। फिर इसके बाद आता है जब विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता तो वो कहलाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक विशेषण। जैसे दूध में थोड़ी शक्कर मिला दो, अब 1 चम्मच 2 चम्मच पता ही नहीं है, या मुट्ठी भर के, है ना, तो अनिश्चित तौल का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम ये जो परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चितवाचक है। ठीक है, तुम्हारी कमीज में कम कपड़ा लगेगा, अब कितना लगेगा, 1 मीटर 2 मीटर कुछ नहीं पता, है ना, तो अनिश्चित माप का संकेत मिल रहा है यहाँ पर। अधिक मिठाई खानी बुरी बात है, अब अधिक कितनी, 1 किलो 2 किलो या 2 लड्डू, है ना, तो पता ही नहीं है, अनिश्चित मात्रा का संकेत मिल रहा है यहाँ पर हमें, तो ये कहलाते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। फिर इसके बाद आते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस गांव में 90 घर हैं, कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जब विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध कराए ना तो वो निश्चित संख्यावाचक कहलाता है। जैसे इस दुर्घटना में 20 लोग मर गए, तो पूरे 20 लोग हैं गिने हुए, है ना, तो ये निश्चित संख्या है उनकी। मुझे 8 केले दे दो, यहाँ पर भी एक निश्चित संख्या है, 8 केले। विशेषण के रूप में निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पूर्ण संख्या सूचक 1 3 5 20 आदि, और अपूर्ण संख्या जैसे आधा पौना चौथाई तिहाई। क्रम सूचक पहला दूसरा तीसरा आदि, और कुछ होते हैं आवृत्ति सूचक दुगना तिगना दोहरा आदि, और समुदाय सूचक चौका छक्का दर्जन बत्तीसी। प्रत्येक सूचक हर घड़ी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रतिवर्ष, हर साल, है ना। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संख्या का निश्चित बोध नहीं हो पाता वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई लोग स्टेडियम के बाहर ही खड़े रहे, कई लोग, अब कितने थे, 20 थे, 2 थे, 10 थे, पता ही नहीं है ना, तो हमें निश्चित संख्या नहीं पता, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। कुछ लोग अंदर घुसने में कामयाब हो गए, तो कुछ लोग, अब कितने हैं पता नहीं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि बहुत, कुछ, सब, थोड़ा आदि जब गणनीय संज्ञा के साथ लगे हों तब वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं, किंतु जब ये अगणनीय संज्ञा के साथ लगे हों तो यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भोजन में कम लोग ही शामिल हुए, कम लोग यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, और चाय में कम शक्कर डालो तो यहाँ परिमाणवाचक है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक शब्द कई बार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे भूकंप में हजारों घर तबाह हो गए, है ना, और आजकल 10-20 रुपए की कीमत ही क्या है, संख्या है, लेकिन उसकी जो अनिश्चित है ना, 10-20 जैसे निश्चित संख्यावाचक लग गया इसके साथ में। पहले वाक्य में यह निश्चित नहीं है कि 2000 5000 या कितने हजार। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कीमत निश्चित नहीं है, 10 रुपये या 20 रुपये, अतः हजारों और 10-20 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व यानी कि पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह बालक तो डरपोक निकला, सभा में केवल वही नवयुवक चिल्ला रहा था। इन वाक्यों में वह और वही क्रमशः बालक और नवयुवक की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर।
सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई लड़का खड़ा है। विशेषण का रूप परिवर्तन कैसे करते हैं, इन उदाहरणों को समझिए। काला घोड़ा भाग रहा है, काली घोड़ी खड़ी है, काले घोड़े भाग रहे हैं। आपने देखा कि लिंग और वचन के कारण विशेषण यानी कि काला के रूप में परिवर्तन आ गया है। लिंग या वचन के प्रभाव से विशेषण शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार होता है, अब ये समझते हैं। देखो, अकारांत विशेषण प्रायः पुल्लिंग विशेष्य के एक वचन रूप के साथ प्रयुक्त होता है, लेकिन आकारांत विशेषण जब पुल्लिंग बहुवचन विशेष्य के साथ लगाना हो तो विशेषण का रूप बदलकर एकारांत हो जाता है। जैसे नीला छाता, नीले छाते, अधमरा बंदर, अधमरे बंदर। ऐसे ही स्त्रीलिंग विशेष्य के एक वचन या बहुवचन रूप के साथ अकारांत विशेषण लगाने पर इसका रूप इकारांत हो जाता है। जैसे हरा चना, हरी मटर, काला कुर्ता, काली जूतियाँ, है ना। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है। विशेषण यदि आकारांत नहीं हो तो उसमें लिंग या वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे चतुरसियार, चतुरसियारनी, तेज लड़का, तेज लड़के। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषणों में ये सर्वनाम शब्द इस तरह बदल जाते हैं। जैसे यह घोड़ा, ये घोड़े, उस घोड़े ने, उन घोड़ों ने। जब विशेष्य का लोप हो तो विशेषण को ही संज्ञा मानकर प्रयुक्त करते हैं। जैसे वीरों की सर्वत्र पूजा होती है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब विशेषणों की तुलना कैसे होती है, देखो। तुलना की दृष्टि से विशेषण भी की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या होती है, देखो, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। जैसे वह सुंदर है, अरुण अच्छा लड़का है। 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, है ना। फिर उत्तरावस्था क्या होती है, इसमें 2 व्यक्तियों की तुलना होती है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। जैसे वह मोहन से अधिक सुंदर है, राजीव अरुण से अच्छा है। तो यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना हो रही है, तो ये उत्तरावस्था कहलाएगी। और उत्तमावस्था यानी कि सबसे अच्छी अवस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना होती है। जैसे वह सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि पूरी क्लास में भी हो सकता 2 से अधिक वो भी है ना, कि इस क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है वो। राजीव सब छात्रों से सुंदर है, जितने भी छात्र हैं वहाँ पर, चाहे वो 20 है, 40 है, कितने भी हैं, उनमें उन सबसे तुलना हो गई कि सबसे सुंदर है वो। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। अब आती है बच्चों विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्द आवश्यकता अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों से बनाए जाते हैं। अब देखो, कुछ विशेषण हम पढ़ते हैं यहाँ पर। संज्ञा और विशेषण: अंत, अंतिम, अनुभव, अनुभवी, अपहरण, अपहृत, अपराध, अपराधी। जैसे कि आपकी पुस्तक में बहुत सारे विशेषण दिए हुए हैं कि किस संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं, देखो, आप, आपसा, मैं, मुझसा, जो, जैसा, यह, ऐसा। और फिर क्रिया विशेषण से देखो, क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। गाना, गवैया, पालना, पालतू, भूलना, भुलक्कड़ आदि। फिर आते हैं हमारे पास क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण से विशेषण बनाएंगे, कैसे बनेंगे, देखो, अंदर, अंदरूनी, नीचे, निचला, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, आगे, अगला, भीतर, भीतरी। तो इस प्रकार से ये विशेषण हो गए। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।